आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज कूलॉम्स लॉ मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, कुछ नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं समझाऊंगा। आप उसको नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा और उसको जो छोटी छोटी बातों को मैं अलग से मेंशन करूँ आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो एग्जाम में जब आते हैं तो न्यूमेरिकल आंसर आने के बाद भी वो हम लोग गलत करके आते हैं, तो आप उस पॉइंट पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में जरूरी बात है कि इसमें मैंने दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 कंसीडर किया है और इनके बीच का गैप R है, ठीक है। तो कूलॉम्स ने ये कहा था कि जो फोर्स इनके बीच में काम करता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो फोर्स यहाँ पे लिखा जाता है उसका फॉर्मूला K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पे K को 1/4πε0 भी लिखते हैं और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है। K को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं और ε0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो K है, K को 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम लिखा जाता है और ε0 को 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन दोनों की वैल्यू याद रखिए और इनका यूनिट भी, क्योंकि इसका डायमेंशन भी आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो अगर आपको यूनिट याद रहेगा तो डायमेंशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। डायमेंशन जरूर आप लिख करके नोट करिए, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए इसको लिखा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन पूरा करूँ, समझाऊँ, टाइम दूँ समझाने में और उसको आप अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। तो इसका डायमेंशन सब लोग लिख सकते हैं और इसका भी डायमेंशन सब लोग लिख सकते हैं, तो इसको जरूर नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करके लिखा है, आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। देखिए मैंने लिखा है इन सीरियस सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। और SU ऑफ चार्ज मतलब ये SI यूनिट होते हैं, ठीक है। सीरियस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है SU होता है, ठीक है। आप चार्ज बोलते हैं और स्टेट कूलॉम कहा जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट C से, ठीक है। जो 1 कूलॉम होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम और 3 × 10⁹ SU ऑफ चार्ज लिखा जाता है। तो आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ तो इस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने दो चार्जेस लिखा, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 और इनके बीच का गैप R है। तो हम जानते हैं Q1 पे जो फोर्स काम करेगा वो Q2 की वजह से और जो Q2 पे फोर्स काम करेगा वो Q1 की वजह से, ठीक है। तो इनके बीच का गैप R है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे F21 को लिखा है, तो F21 को K Q1 Q2 अपान R3 वेक्टर R, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर R लिखने का पर्पज ये है। देखिए ये वेक्टर R जब हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R और R कैप। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे पुट करूँ, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा K Q1 Q2 अपान R क्यूब और R वेक्टर R की जगह पे R कैप, तो R से R खत्म, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप। तो जो यहाँ पे R कैप है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि वो फोर्स किधर काम कर रहा है। तो आप नोटिस करिए जो F21 है, जो F21 फोर्स है वो किस, देखिए मैंने लिख दिया है Q2 पर फोर्स ड्यू टू Q1, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो राइट साइड की तरफ होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको K Q1 Q2 अपान R3 वेक्टर R और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिखा, ठीक है। और जो Q1 पे फोर्स होगा वो Q2 की वजह से होगा, इसका डायरेक्शन निगेटिव की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। देखिए इसके लिए मैंने निगेटिव टर्म यूज किया है। तो F12 को K Q1 Q2 अपान R3 वेक्टर R, इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे R स्क्वायर R कैप आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। और यहाँ पे मैंने लिखा है Q1 पर फोर्स ड्यू टू Q2, ठीक है। आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, जो वेक्टर R है वेक्टर R को R मैग्नीट्यूड ऑफ R और R कैप लिखा जाएगा। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे R से R खत्म, तो K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और यहाँ पे R कैप जो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि वो पॉजिटिव की तरफ है कि निगेटिव की तरफ है, कि उसका डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको वेक्टर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है कि F21 जो होगा इक्वल होगा और अपोजिट होगा F12 के। माइनस टर्म इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जरूर सेम है, लेकिन
इनका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा गया है, तो आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम लोग लिखने में गलती करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा F12 इक्वल F21, चूंकि मैग्नीट्यूड है तो ये लिखने का तरीका सही है। ठीक है, देखिए F12 इक्वल F21, तो चूंकि मैग्नीट्यूड है तो इनको लिखने का तरीका ये प्रोसेस सही है। लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे F12 इक्वल माइनस F21 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाली बात नहीं करते। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेक्टर वाली बात, F12 वेक्टर इक्वल माइनस F21, तो ये प्रोसेस सही है। और यहाँ पे देखिए F12 इक्वल F21 लिखा गया, तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप इस पॉइंट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो कूलॉम्स लॉ होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा। ठीक है, एक और पॉइंट आप इसको याद रखिए क्योंकि ये पेपर में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स F12 एंड फोर्स F21 एक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। वो चूंकि एक लाइन में, देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बना करके रखा है, Q1 यहाँ पे, चलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे नोटिस करिए, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2, ये एक लाइन के अलोंग काम करते हैं ना। ठीक है, सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस सो दे आर सेंट्रल फोर्सेस, इसलिए इनको सेंट्रल फोर्सेस भी कहते हैं। ठीक है, आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि F12 और F21 acted along the line joining the centers of two charges so they are central forces, इसलिए इनको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेंट्रल फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग जो सेंटर के अलोंग होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आप कह सकते हैं। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस सो दे आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, अब एक और पॉइंट, फोर्सेस बिटवीन अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्टिव। देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेक्टर फॉर्म में, ये इधर है और ये इधर, तो इनमें रिपल्सन हो रहा है, मतलब ये दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कंसीडर करें, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है, तो इनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कंफर्म। अब आइए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज मस्ट बी ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज। जो न्यूक्लियर का साइज होता है अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, उससे बड़ा ही होना चाहिए, बिकॉज फॉर डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, इससे अगर छोटा होता है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, उस केस में न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो उस केस में हमेशा ये वैल्यू याद रखिएगा कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, उनके बीच का जो गैप होगा 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, वो छोटे होने चाहिए, बिकॉज द एक्सटेंशन ऑफ चार्ज मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज। कन्फर्म है, ये बात याद रखिए, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है मस्ट बी पॉइंट चार्ज, पॉइंट मतलब छोटे होने चाहिए, क्योंकि दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेज मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा वो क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब तक आपने देखा कि हम जब बात कर रहे थे तो वैक्यूम की बात कर रहे थे, ठीक है, फ्री स्पेस की, लेकिन अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम। अब जो फोर्स होगा वो मीडियम पे कैसे डिपेंडेंट है, मैं इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझिए और फिर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये मीडियम जब वैक्यूम होता है तब की बात की जाती है। तो उसमें जो K की वैल्यू लिखी जाती है 1/4πε0, और ε0 जो है फॉर वैक्यूम होता है। फॉर एनी मीडियम K की वैल्यू 1/4πε लिखते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन जो यहाँ पे बना है फॉर मीडियम लिखा जाता है किसी भी मीडियम के लिए, और जो इसकी वैल्यू होती है E = ER E0।
ठीक है। तो जो यहाँ पे ई आर है, के कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। जो यहाँ पे कैपिटल के, इसी को ई आर और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ई के लिए हम लोग लिखते हैं ई आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो किसी मीडियम के लिए लिखते हैं तो एफ की वैल्यू 1/4 पाई ई आर ई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर वैक्यूम ई आर की वैल्यू रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए हम लोग वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई आर की वैल्यू तो 1 हो गई, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि वैक्यूम के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं और किसी मीडियम के लिए इस फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है तो उस समय हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इन दोनों लोगों का रेशियो लूँ, देखिए फोर्स वैक्यूम के लिए और फोर्स मीडियम के लिए, तो यहाँ से लिखा जाता है, जब यहाँ पे देखिए वैक्यूम के लिए निकालेंगे तो ये, तो जब इसका रेशियो लेंगे तो E अपॉन ई नॉट आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इक्वल किसके, रिलेटिव परमिटिविटी के या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक। तो आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, यहाँ से देखिए जब इसको ये लिखा गया तो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू यार एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम के लिए, ये एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए और ये हम लोगों का वैक्यूम के लिए। तो इनके रेशियो की बात करते हैं हम लोग, इसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस पॉइंट पे ध्यान देंगे। देखिए, जब चार्जेस के बीच में मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाता है तो उसमें फोर्स घटता है, क्योंकि देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब ये रखेंगे तो फोर्स पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो कभी भी इस पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखें तो फोर्स हम लोगों का कम हो जाता है, ठीक है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पे फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज नो यूनिट, क्योंकि ये रिलेटिव होता है ना, देखिए ये दोनों का रेशियो है इसलिए यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी के का, कैपिटल के का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल हम लोग पढ़ते आए हैं 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम के लिए 80 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट इसका मैंने पुट कर दिया, और ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम। फोर्स मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है इसका डिस्कशन है, ठीक है। तो मैंने के लिए लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए है। किसी मीडियम के लिए के के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, और किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। तो जहाँ पे के यार रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी का जो, यहाँ पे देखिए रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे बोलते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये मीडियम के लिए है और ये वैक्यूम के लिए। ये यूनिट लेस होता है क्योंकि ये दोनों के यूनिट कैंसिल कर देता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। याद रखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और जो इनका रेशियो आता है किसी मतलब मीडियम से वैक्यूम के लिए, अगर वैक्यूम का मीडियम से रेशियो पूछा तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज हुआ रहता है, ठीक है, उसकी वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। जो मीडियम हम लोग यूज करते हैं उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम जो आएगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। एफ वैक्यूम और एफ मीडियम जो आएगा वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैंने लिखा है कि फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन स्पेस बिटवीन देम इज पार्शली फिल्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम।
ठीक है, फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस व्हेन स्पेस बिटवीन देम इज पार्शियली फिल्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और इनके बीच में कोई मीडियम रखे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और थिकनेस T था। ठीक है, तो हम जानते हैं कैलकुलेट, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो उस समय जो उनके बीच का गैप, जो थिकनेस होगा, जो गैप हम लोग R यूज करते हैं, यहाँ पे T√K यूज किया जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा किसी भी टर्म में। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए केस फर्स्ट मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो उनके बीच का गैप हम लोग जो पीछे पढ़ते आए हैं R मान करके, ठीक है, जो उनके बीच में हम लोग R मानते थे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो T है वो R के इक्वल हो गया। तो जो गैप हो जाएगा उनके बीच में R√K हो जाएगा। अगर इसको फार्मूले में पुट करें, देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R√K, तो जैसे ही सॉल्व किए तो देखिए 1/4πε0 K Q1 Q2 अपन R²। तो बिल्कुल ये हम लोगों का यही वाला फार्मूला हो गया और यहाँ पे ER की जगह पे K है। कन्फर्म है, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 1/4πε0 इंटू ER है, एप्सिलॉन R है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ER की जगह पे क्या यूज कर देंगे, K यूज कर देंगे। कन्फर्म, तो इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट की जाएगी K, तो बिल्कुल वही फार्मूला हो गया। ये याद रखिए, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम रखते हैं तो जो उसका कांस्टेंट जो थिकनेस होता है उतने रूट और उसके कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रूट के मल्टी प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि मैंने दो चार्जर लिया Q1 और Q2। इस पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए कि यहाँ पे मैंने Q चार्ज और यहाँ पे भी मैंने Q चार्ज। अब इनके बीच का गैप R था। देखिए यहाँ पे भी Q चार्ज है और यहाँ पे भी Q चार्ज है और इनके बीच का गैप R है। तो ये जो डिस्टेंस बचा R-T, क्यों? क्योंकि जो इसका थिकनेस है वो भी T हो गया। तो जब हम गैप लिखते हैं फार्मूले में तो जो डिस्टेंस लिखा जाता है R, वो पूरे को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इतने में तो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो यहाँ पे देखिए R-T बच गया क्योंकि इसका थिकनेस कम। और जब इसके लिए लिखा जाएगा तो मैंने आपको बताया कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उस समय जो उसके बीच का गैप लिखा जाता है T√K, यानी इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे T√K। कन्फर्म है, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस हम लोगों का x हो गया, मान लिया गया टोटल डिस्टेंस x। तो जो ये x होगा, ये जो x की वैल्यू होगी R-T प्लस T√K हो जाएगा। कन्फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज Q है। इनके बीच का गैप R था, लेकिन जो मीडियम रखा जा रहा है पूरे में ना रख करके हम किसी छोटे से पार्ट, इसका जितना थिकनेस है T उतने के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे तो ये गैप बच गया R-T। ठीक है, लेकिन जब इसके लिए हम यूज करेंगे तो मैंने बताया था कि जब इसके लिए गैप वाली बात करेंगे, देखिए ऊपर T√K वाली बात की गई थी। ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस अगर मैं इसको x मानूं तो जो x लिखा जाएगा वो R-T प्लस इतने के लिए T√K यूज करेंगे। कन्फर्म, तो जो फोर्स लिखा जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान x²। ठीक है, तो जो x की जगह पे पुट करेंगे यही वैल्यू, तो देखिए F = 1/4πε0 Q1 Q2 R-T प्लस T√K²। इसको हमेशा याद रखिए, जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक किसी मीडियम के लिए रखे या तो पूरे के लिए, देखिए अगर पूरा दिया तो R-T यानी पूरा फिल किया तो T की जगह R की जगह पे T रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो T√K। कन्फर्म है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यही हम लोगों का डाटा फिर से आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसको प्रूफ किया गया। कन्फर्म है, आप ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो R हमारा T के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0, तो बचेगा क्या T√K। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो बिल्कुल यही डाटा आएगा, बस T की जगह पे R। कन्फर्म, क्योंकि पूरा फिल कर देगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके चेक करेंगे। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा गया है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, 2 पॉइंट चार्जेज 4e and plus e are fixed at a distance a apart, where should a third point charge Q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। कह रहा है कि दो चार्जेज हैं, एक 4e और एक e, उनके बीच का गैप a है। ठीक है, कह रहा है एक थर्ड चार्ज Q कहाँ प्लेस्ड करें। ठीक है,
सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, कि ये सिस्टम जो हो इक्विलिब्रियम में हो। देखिए मैंने यहाँ फिगर बना दिया है, एक चार्ज 4e और एक चार्ज यहाँ पे e मैंने पुट किया, इन दोनों के बीच का गैप a। तो मान लेते हैं 4e से जो चार्ज रखा जाएगा वो x डिस्टेंस पे रखा गया, क्योंकि देखिए जो फोर्स जो चार्ज बड़ा होता है उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे रखेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू कम आएगी। इसलिए आप नोटिस करिए, जब ये कम आ जाएगा इसका मतलब ये और ये इक्वल हो सकते हैं, जब इक्वल होंगे उस केस में ये इक्विलिब्रियम में कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस सेम होने चाहिए, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्सेस सेम होने चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखिए Q1 Q2, तो Q1 की जगह पे 4e और Q2 की जगह पे Q रखना, तो Q x स्क्वायर, और दूसरे वाले के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE, और देखिए इनके बीच का गैप a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप नोटिस करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई कैंसिल, Q कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बचा 4, अब यहाँ से a माइनस एक्स को उठा करके ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने पे देखिए 2a माइनस एक्स इक्वल एक्स, यहाँ पे सॉल्व कर दे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 2a/3 हो जाएगी कन्फर्म। तो यानी 4e से हम लोग 2a/3 डिस्टेंस पे उसको रखते तो वो कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम शो करता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कह रहा है कि a चार्ज Q बी डिवाइडेड ऑन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई चार्ज है जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द टू ऑब्जेक्ट सो दैट द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन बी मैक्सिमम। कह रहा है कि उनके बीच में मतलब कोई चार्ज Q है वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक मान लीजिए स्मॉल Q, तो जो बड़ा वाला बचेगा वो मतलब कोई भी Q माइनस Q हो जाए। तो कह रहा है कि वो शर्त बताइए उन पे चार्जेस कितना होगा कि मैक्सिमम फोर्स को शो करे। ठीक है, तो हम जानते हैं फॉर मैक्सिमम फोर्स dF/dQ, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो चलिए जब हम फोर्स पढ़ते हैं तो F इक्वल K Q1, इस वाले पे चार्ज Q और इस वाले पे चार्ज Q माइनस Q, तो इसको Q1 मान लीजिए, ये Q1 हो गया और ये Q2, तो दोनों का प्रोडक्ट R स्क्वायर। तो देखिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर, तो K अपन R स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन, तो देखिए Q का करेंगे तो यहाँ पे केवल कैपिटल Q बचेगा और यहाँ पे 2Q हो जाएगा इक्वल 0। तो Q की वैल्यू जो हो जाएगी वो Q बाई स्मॉल Q की जो वैल्यू आ जाएगी Q/2, मतलब दोनों पे चार्जेस मैक्सिमम फोर्स के लिए सेम होने चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। कह रहा है कि 2 स्मॉल बॉल्स ईच हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज Q, दो स्मॉल बॉल है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज Q है, कूलम्ब्स आर सस्पेंडेड बाय 2